Malviya with your favorite YouTube channel Inkjon. Inkjon, which provides the solution of all types of problems related to the English asked in competitive examinations. Friends, हमारे पिछले वीडियो में आपने कुछ कॉमन बेसिक्स के बारे में जानकारी करी. उसी कॉमन बेसिक्स को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं आज का नया टॉपिक, द कंपोनेंट्स ऑफ इंग्लिश. लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस टॉपिक को शुरू करूं उससे पहले यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और यदि अब तक लाइक और बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसको भी प्रेस करें ताकि नए वीडियोस ज्यादा से ज्यादा आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके. लेट्स फ्रेंड्स कम एंड स्टार्ट टुडेस टॉपिक विच इज द कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज. यदि फ्रेंड्स मैं आपसे पूछूं भाषा के क्या क्या घटक हैं तो आप बताएंगे शब्द, आप बताएंगे अक्षर, आप बताएंगे वाक्य और पैराग्राफ, यही ना साथियों. ये बहुत ही सुपरफिशियल नॉलेज है, सरसरी जानकारी है. वास्तव में अगर हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें तो इसको थोड़ा और डीप समझना पड़ेगा, और इसके लिए जो कंपोनेंट्स हैं वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं. दीज आर द एक्चुअल कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज. यू कैन सी हियर एग्जैक्टली. द फर्स्ट इज लेटर, second component is phoneme, third component is syllable, next is morpheme, then comes word, then phrase, then clues, then sentence, and then finally paragraph. Yes, these are the components. साथियों, हम अपने आगे के वीडियोस में इन सारे टॉपिक्स को डिटेल से एक एक लेकर पढ़ेंगे, लेकिन जो है आज हम अपना सबसे पहला जो कंपोनेंट है दैट इज लेटर, और उसके बारे में जो लेटर जिसका कलेक्शन अल्फाबेट कहलाता है उसके बारे में डिटेल स्टडी हमने अपने सेकंड नंबर वीडियो में करी थी. उसके बाद नेक्स्ट जो अपना कंपोनेंट है दैट इज फोनेम. जी हाँ, जिसको अपन ध्वनियांश कहते हैं. ध्वनियांश क्या है? इट इज द मिनिमम डिसिमल यूनिट ऑफ साउंड. द कॉम्बिनेशन ऑफ फोनेम क्रिएट्स अ लॉन्गर साउंड. यह लघुतम विभेदित ध्वनि होती है. फोनेम वो ध्वनि होती है उसका आगे फर्दर डिवीजन बंटवारा नहीं होता है. ये न्यूनतम अस्तित्व वाली कोई भी ध्वनि होती है. टेक द केस ऑफ अ, टेक द केस ऑफ प, टेक द केस ऑफ थ. इन साउंड्स में वावल साउंड्स मिक्स नहीं है, सो दीज आर फोनेम. ओके, now come on the next component, that is syllable. Yes, shabdans. How can we define syllable? This is the definition of syllable. If I say it is a part of a word which can be pronounced in one stroke. A syllable must consist at least one vowel sound, and basic requirement of the syllable are as follows. जी हाँ, सिलेबल जो है किसी शब्द का वह एक अंश होता है जिसको एक झटके में, एक स्ट्रोक में हम उच्चारित कर सकते हैं. शब्दांश के लिए क्या न्यूनतम आवश्यकता है? शब्दांश के लिए उसमें न्यूनतम एक स्वर की ध्वनि, वाउल साउंड मस्ट है, न तो एक से ज्यादा और न ही एक से कम. इसके आगे और पीछे कंसोनेंट साउंड्स हो सकता है. So other requirements, if I say, they are the, it must contain only one vowel sounds. केवल एक, जैसा अभी बात करी. Generally it is starts with a consonant sound. सामान्यतः शब्दांश जो है स्वर की ध्वनि से स्टार्ट होना चाहिए. There may be a few exceptions. कुछ अपवाद भी हैं. If the first word of a letter is a vowel, then it will be start with a vowel sound. Generally it starts with the consonant sounds. Okay, now there may be zero or more than zero consonant sounds after and before the vowel sounds. Yes, स्वर की ध्वनि के पहले और अंत में शून्य वाउल साउंड भी हो सकती है और शून्य से ज्यादा भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है. Thus, the structure of the vowels and consonant commonly
made for syllable is CNVCN. ये इसका स्ट्रक्चर है, इसकी संरचना है. Here C represents consonant sounds, V represents vowel sounds, and N represents number of those sounds. यानी कि N की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है. If a word is started with the vowel sound, only then the first syllable can be started with vowel sound. तो इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं शब्द का वह भाग जिसमें एक स्वर की ध्वनि अनिवार्यता हो और जिसके पहले और अंत में एक, शून्य या ज्यादा व्यंजन की ध्वनियां आ सकती है, वह शब्दांश कहलाता है. Let's come and see some examples. Word alarm, इसका फोनेटिक सिंबल देखिए अलार्म, और इसका जो स्ट्रक्चर देखिए CCVC. इट मीन्स इसमें दो सिल्बल है. पहला सिल्बल जो है केवल वाउल का है जिसके आगे पीछे कोई कंसोनेंट नहीं है. दूसरा सिल्बल जो है CVC है जिसके आगे भी एक कंसोनेंट है और पीछे भी एक कंसोनेंट, बीच में वावल साउंड है. द सेकंड एग्जांपल इज स्कूल. स्कूल इज अ सिंगल सिलेबिक वर्ड और इसका स्ट्रक्चर है CCVC. बिल्कुल सही है. इसके पहले दो वावल साउंड है स और क का, और फिर उ का वावल साउंड है और अंत में ल का कंसोनेंट साउंड्स है. लुक एट अनदर एग्जांपल. Agreement. It is a 3 syllabic word. इसमें 3 शब्दांश हैं. पहला जो सिल्बल है वो है VC अग. दूसरा जो सिल्बल है वो CV री, और तीसरा जो सिल्बल है वो है CVCC मंथ, जिसमें कंसोनेंट है मां, व है अ है वाउल साउंड और न है कंसोनेंट, और उसके बाद में भी ट भी कंसोनेंट साउंड है. लाइक दैट नेक्स्ट एग्जांपल इज प्रॉम्प्ट. इट इज अ सिंगल सिलेबिक वर्ड. इसका जो स्ट्रक्चर है CCVCC. इसके पहले भी दो कंसोनेंट है और इसके बाद भी दो कंसोनेंट साउंड्स है. ओके, द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज इज मॉर्फेम. जी हाँ, मॉर्फेम. इसको अपन हिंदी में अगर कहना चाहे तो पूर्ण अपूर्ण शब्द कह सकते हैं. लेट्स कम एंड नाउ व्हाट मॉर्फेम इज. यू कैन सी हियर. इट इज द स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट ऑफ ग्रामर which may or may not have meaning. A word in isolation is a morpheme. They can be further divided into 2 categories. जी हाँ, मॉर्फिम जो है भाषा की वो न्यूनतम इकाई होती है, न्यूनतम अस्तित्व वाली इकाई होती है, जिसका पूर्ण अर्थ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. इसकी दो आगे की कैटेगरी है, बाउंड मॉर्फिम एंड फ्री मॉर्फिम. नेमली नाम मात्र से इसका अर्थ क्लियर हो रहा है. बाउंड मॉर्फिम, इट इज द मीनिंगलेस पार्ट ऑफ द वर्ड. यानी कि किसी शब्द के साथ जुड़कर ही इसका अर्थ क्लियर होता है, सो इट इज बाउंड मॉर्फिम. फ्री मॉर्फिम, नाम से ही पता चलता है, इट इज द मीनिंगफुल पार्ट ऑफ द वर्ड. ये किसी शब्द का अर्थपूर्ण टुकड़ा है, ये सार्थक खंड है. टेक द केस ऑफ दिस ब्यूटीफुल. द वर्ड इज ब्यूटीफुल. हियर जो है दो मॉर्फिम्स है, ब्यूटी और फुल. यहां पे जो है ब्यूटी का भी जो है स्वतंत्र अर्थ निकलता है, इसलिए ये फ्री मॉर्फिम है. यहां फुल इस शब्द के परिप्रेक्ष्य में कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो इसलिए ये बाउंड मॉर्फिम हुआ. सम अदर एग्जांपल्स ऑफ मॉर्फिम्स देखिए. बाउंड मॉर्फिम के एग्जांपल्स है LY, NESS, ESS, L, on, in, un, LID इत्यादि. ये सब अर्थहीन है. Independently they don't give a complete meaning, so they are bound morpheme, while the free morphemes are dog, care, harm, pen, etc.
These are the free morphemes. Next component is word, शब्द. जी हाँ, आपने और हमने इसकी छोटी क्लासों में परिभाषा सीखी थी. दो या दो से अधिक अक्षरों का समूह जो सार्थक होता है, जो मीनिंग देता है. A meaningful combination of two or more than two letters is called word. Exactly. If see the first case, the example is IMBLOB. It doesn't give any meaning. But in second case, if I write these letters in this fashion, MOBILE, तो this is called mobile. और ये जो सार्थक है, इसी प्रकार जो है, अगर मैं कहूँ KTEI, it doesn't give meaning, so it is not a word. If I write it KITE, kite, then it is a word. So word की definition is quite clear to you friends. अब आप मुझे बताइए फ्रेंड्स कि एक वर्ड के बारे में मिनिमम क्या इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए जिससे आप उसको जो है सफलतापूर्वक उसका उपयोग कर सकें. फ्रेंड्स, द ग्रामेरियन सेज कि एक वर्ड के बारे में न्यूनतम S³ हमें 3 S की जरूरत होती है जो एक वर्ड को सफलतापूर्वक हमें उपयोग में लेने के लिए आवश्यकता होती है. We must know the minimum SQ to use the word successfully. Along with it we need 2 more things also. और वो 2 चीजें हैं, the literal meaning of the word and the part of speech of the word. ये भी हमें चाहिए. इन सब के बारे में आइए डिटेल जाने. सबसे पहले the first S represents shape, जिसको अपन बोलचाल की भाषा में जो स्पेलिंग कहता है, जैसे STREET, ये स्पेलिंग है. सेकंड एस स्टैंड्स फॉर साउंड. जी हाँ, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण. ये STREET, इसको अपन स्ट्रीट बोलेंगे. एंड थर्ड एस रिप्रेजेंट्स सेंस, जिसको अपन मीनिंग बोलते हैं, और इट इज कॉल्ड एवेन्यू और लैन. स्ट्रीट मीन्स गली, रास्ता या कोई राह. सो इन तीनों में से एक भी शब्द का पार्ट हमें ज्ञात नहीं है तो हम उसको सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं कर सकते. सपोज टेक द केस ऑफ TEA. अब सपोज आई डोंट नो इट्स प्रोनाउंसिएशन, तो आई विल गो टू अ होटल एंड से भाई साहब एक TEA देना, तो वो नहीं दे पाएगा. इसी प्रकार इसका अगर मीनिंग नहीं आता है तो भी आई कांट यूज दिस वर्ड सक्सेसफुली. सो फ्रेंड्स, दीज 3 आर नेसेसरी फ्रॉम वेरी बिगिनिंग. एंड द फोर्थ पार्ट विच इज नीडेड फॉर अ वर्ड, दैट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड. शब्द का साहित्यिक अर्थ, यानी कि द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड द लिटरल मीनिंग. वाक्य के परिप्रेक्ष्य में शब्द का क्या अर्थ है, ये हमें पता होना चाहिए. इस कॉम्प्लेक्स को, इस गुत्थी को मैं इन एग्जांपल्स के द्वारा आपसे क्लियर करना चाहूंगा. लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल. व्हाट इज द मीन ऑफ 6 + 4 + 5? लुक एट द सेकंड एग्जांपल. इट मीन्स इट इज वेरी इजी. लुक एट द थर्ड एग्जांपल. द मीन्स ऑफ हिज अर्निंग. एंड लुक एट द फोर्थ एग्जांपल. He was a very mean fellow. So friends, इन चारों ही शब्दों में mean शब्द का प्रयोग किया गया है वाक्यों में, लेकिन the meaning of in all the 4 sentences is different. In the first example, here mean means average, औसत. In the second example, mean means sense, both. In the third example, mean means source or way, रास्ते या स्रोत. And in the fourth example, the word mean means not great, तुच्छ. It is the opposite to great. The fifth example, what do you mean by saying it? इसमें mean का अर्थ intention है. So the friends, the whole matter is clear to you, or rather should be clear to you, कि mean शब्द का अर्थ जो है, it has been interpreted in the context of the sentence, and it is called a literal meaning. ये हमें ध्यान होना चाहिए, तभी हम उस शब्द का सार्थक रूप से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं.
Now the fifth necessary thing for a word to use it successful is the part of speech. जी हाँ, उस शब्द का वर्ण भेद, उस शब्द की जाति क्या है, वो हमें पता होनी चाहिए. For using a word successful, we must know its parts of speech. We must know whether it is a verb or a noun or something else. Only then we will be able to use this word successfully and grammatically correct. उसका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उसकी पूर्ण वर्ण भेद हमें आएगा, तभी हम उस शब्द को सार्थक रूप में वाक्य में प्रयोग कर पाएंगे. और इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल से हम आगे के वीडियोस में आपके लिए लेकर आएंगे. नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी illustrated in detail for you in video lessons. Friends, the next component of language is phrase, which is larger than the word, जो शब्द से बड़ा है. फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश. जी हाँ, a group of word which gives a sense but not a complete sense. एक शब्द का, एक शब्दांश का अर्थ तो होता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं होता. Look at these examples. The spectacles, in spite of, the cats and dogs, at the 11th hour, he wept, wiping his tears. Early to bed is a good habit, and Delhi, the capital of India. Friends, इन 500-700 उदाहरणों में कुछ न कुछ phrases यूज में लिए गए हैं. ये जो पहला जो वर्ड है, ये वर्ड फ्रेज है, 1 और 2 एग्जाम्पल में. ये जो 3 और 4 नंबर एग्जाम्पल्स है, ये सामान्य फ्रेज है. ये 5वां जो एग्जाम्पल्स है, ये एडवर्बियल फ्रेज है, जहां पे he wept wiping his tears, ये जो है एडवर्बियल फ्रेज है. अर्ली टू बेड इज, यहाँ पे ये नाउन फ्रेज है. और दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये फ्रेज इस दिल्ली को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्बियल फ्रेज है. तो इस प्रकार जो है इन वर्ड्स के बारे में, इन फ्रेजेस के बारे में हम ज्यादा और जानकारी आगे जब फ्रेजेस से रिलेटेड अपने वीडियो लेसन्स होंगे उसमें आपको बताएंगे. नाउ फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू गो फॉर द नेक्स्ट कंपोनेंट एंड दैट इज क्लॉज, व्हिच मींस उपवाक्य. जी हाँ, उपवाक्य क्या होता है? लेट्स कम एंड हैव अ डिटेल knowledge about this clause. Clause is a group of words which forms a part of a sentence. It contains a subject and a predicate, or we can say a group of words which has a finite verb. जी हाँ, एक वाक्य का वह भाग जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनिट वर्ब हो, या जिसमें एक सब्जेक्ट हो और जिसमें एक विधेय हो, वो एक उसका क्लोज कहलाता है. तो इसको हम जो है अपन कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, यू मे सिट वेयर एवर यू वांट, यानी कि आप जहां कहीं भी चाहे वहां बैठ सकते हैं. इन दिस एग्जाम्पल, यू मे सिट, यहाँ पे जो है सिट एक फाइनिट वर्ब है जिसका एक सब्जेक्ट है, इसलिए ये एक क्लोज है. इन द सेकेंड पार्ट, वेयर एवर यू वांट, यहाँ पे वांट भी एक फाइनिट वर्ब है, सो यहाँ पे वेयर एवर यू वांट एक क्लोज है. सो क्लोज फर्स्ट, क्लोज सेकंड. लुक एट द सेकंड एग्जाम्पल. इफ नेहा सेज ही विल हेल्प हर. इन द फर्स्ट पार्ट, इफ नेहा सेज, तो यहाँ पे जो है सेज फाइनिट वर्ब है क्योंकि नेहा इसका सब्जेक्ट है, इसलिए ये क्लोज है. और सेकंड पार्ट, ही विल हेल्प हर, वह उसकी मदद करेगा, तो यहाँ पे जो है हेल्प का सब्जेक्ट ही है, इसलिए ये क्लोज सेकंड है. तो इस प्रकार जो है एक सेंटेंस में जो है क्लोजेस 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं. फ्रेंड्स, क्लोजेस के बारे में ज्यादा डिटेल क्लोजेस का जो वीडियो लेसन आएगा उस समय करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं इस बात को कंक्लूड ये कह के कर सकता हूं कि
एक सामान्य सेंटेंस में एक अकेला क्लोज नहीं हो सकता। अगर किसी सेंटेंस के दो पार्ट करें और दोनों तरफ एक एक फाइनिट वर्ब हो तो ही वह क्लोज होगा, उपवाक्य होगा। यानी कि केवल एक उपवाक्य का वाक्य नहीं हो सकता, एक वाक्य में न्यूनतम दो उपवाक्य हो सकता है। आज के वीडियो लेसन में सबसे अंत में फिर वही आपसे एक सूचना, एक रिक्वेस्ट। आज के इस वीडियो के बारे में आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप करें इन नंबर पर 7014970932। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा आईडी है ingjon2020@gmail.com। और यदि आप इसके बारे में और डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, इसके बारे में और ज्यादा मटेरियल चाहते हैं, तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट ing-jon.in पर आप विजिट करें। थैंक यू, बाय बाय।